और दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। और दोस्तों आज हो चुका है 2 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां पर 5G सेवाएं उपलब्ध है। जब पीएम मोदी ने कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान पर 5G नेटवर्क की शुरुआत की है। इस दौरान टेलीकॉम कंपनियों के दिग्गज मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, कुमार मंगलम, बिरला आदि मौजूद रहे। यह दुनिया के चुनिंदा देशों में अभी 5G सेवाएं चलन में हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और स्वीडन शामिल है। अभी देश के प्रमुख शहरों में ही 5G सेवाएं की शुरुआत हुई है, जिसमें चंडीगढ़, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई शामिल है। यह 5G नेटवर्क 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ये एक नई वैश्विक प्रणाली है जो 3 बैंड में काम करता है। जब देश में 5G की शुरुआत के बाद दूरसंचार सेवाएं काफ़ी बेहतर हो जाएगी। 4G के मुकाबले 5G की इंटरनेट स्पीड कई गुना तेज होगी, जिसमें लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। आपको बता दूं कि 4G नेटवर्क सेवा में इंटरनेट की अधिकतम स्पीड 100 MB प्रति सेकंड है, जब वहीं अब 5G की इंटरनेट स्पीड 10 GB प्रति सेकंड तक हो जाएगी। एरिया कवरेज की बात करें तो फिर 4G में 1 वर्ग किलोमीटर में 4000 डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता है, वहीं 5G में अब 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 दिनों बाद एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने हुए बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उसी दिन सांसद राजीव प्रताप रूडी के पैतृक गांव अमनौर में भी सहकारिता से जुड़े हुए किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे पर बीजेपी सांसद ने बताया है कि संपूर्ण क्रांति के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सहकारिता से जुड़ी हुई देश व्यापी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहकारिता से जुड़े हुए देश व्यापी योजना का शुभारंभ करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती में शिरकत करने के लिए अमित शाह सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और DGP SK सिंघल समेत पुलिस और प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आज हुई समीक्षा बैठक में पिछले दिनों सामने आए बड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार की भारी फजीयत हो रही है। जब बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में अपराध की घटनाओं को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। हाल के दिनों में हत्या और लूट समेत अपराध की अन्य घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर, बक्सर समेत सभी जिलों के मजदूरों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार में काम करने वाले सभी दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में 11 रुपए की बढ़ोतरी की है। खबर के अनुसार श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की सहमति के बाद विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आदेश के साथ ही बिहार में अब अकुशल कोटि के मजदूरों को कम से कम 373 रुपए रोजाना की मजदूरी देना अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि कुशल श्रमिकों को अब 577 रुपए रोजाना की मजदूरी दिए जाएंगे, जबकि लिपिकी या फिर पर्यवेक्षीय काम करने वाले को 10,478 रुपये महीने के बदले 10,688 रुपये महीने दिए जाएंगे। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। बिहार में अगर किसी मजदूर को काम के बाद उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है तो फिर वे कामगार संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या फिर पटना में नियोजन भवन में अवस्थित श्रम संसाधन मुख्यालय में शिकायत कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, पटना, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 38 जिलों में कई तरह के सरकारी जमीन मौजूद है। इसमें ज़्यादातर जमीनों पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। सरकार जमीन सर्वे के द्वारा इन जमीनों को चिन्हित कर रही है। खबर के अनुसार बिहार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरों में कई अवैध कब्जा को हटाया गया है। आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा अन्य सभी प्रकार की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सभी 38 जिलों में जमीन सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान सरकार सभी सरकारी जमीनों को चिन्हित करेगी और फिर भविष्य में इन सरकारी जमीन का इस्तेमाल किसी सरकारी कार्य के लिए किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा में एलपीजी सिलेंडर का नया रेट जारी कर दिया है। उसी नए रेट से एलपीजी सिलेंडर की आज से बिक्री की जाएगी। खबर के अनुसार आज 19 किलो वाले वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर पहले से मिल रही कीमतों पर ही मिलेगी। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर का रेट निर्धारित करती है। कल 1 अक्टूबर था तो कल भी इसके रेट तय किए गए हैं, जिसमें कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 30 रुपये की कमी की गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 भी रुपये की कमी न बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों चट मंगनी पट बिहा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक गांव में रात के अंधेरे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ लिया। जब फिर क्या था, ग्रामीण दोनों को एक मठ में ले गए और फिर वहीं पर उनकी शादी करा दी गई। यही नहीं, शादी की रस्में पूरी करते वक्त महिलाओं ने मांगलिक गीत गाए और बड़े बूढ़ों ने नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। यह मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में ओलहा मेहता तोला पंचायत के मिश्रिया गांव का है। जब शुक्रवार की रात करीब 10 बजे पवन कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। उसने अपनी 4 पहिया गाड़ी गर्लफ्रेंड के घर के बगल में खड़ी कर दी, फिर उसके घर में चला गया। रात में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी देख करके ग्रामीणों को शंका हुआ। उन्होंने लड़की के पिता गरीब राम को आवाज दिया। गरीब राम अपनी पत्नी के साथ घर से निकला। ग्रामीणों ने उनसे घर में उनकी बेटी संजू को देखने के लिए बोला। जब पति पत्नी जब अंदर गए तो फिर उनकी बेटी संजू और उसका प्रेमी पवन दोनों साथ में थे। फिर दोनों को ग्रामीणों की मदद से बगल के मिश्रिया मठ परिसर में ले जाया गया, जहां उनकी शादी करा दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में आमस दरभंगा 4 लेन के समीप राज्य का पहला मल्टी डबल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार बिहार में अभी एक भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नहीं है, लेकिन जल्द ही पटना में 100 एकड़ जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। इसके बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में आसानी होगी। आपको बता दूं कि पटना जिले के जेतिया गांव के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। ये जगह निर्माणाधीन आमस दरभंगा 4 लेन के पास की है। यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनने से सभी जिलों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार का ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस पार्क में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब पीने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में शराबबंदी को और भी सख्त किया जाएगा। इसको लेकर के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार में अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके घर के बाहर अब चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ शराब पीने के अपराध में उस व्यक्ति से जुर्माना लेकर के उसे रिहा कर दिया जाएगा। वहीं अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग ने सभी जिलों के मद्य निषेध अधीक्षकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं तथा इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है। आपको बता दूं कि बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर शराबी के घर के बाहर चेतावनी पोस्टर में शराबी के नाम, पिता का नाम और पूरे पते के साथ ये जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर के अभियुक्त को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी बार शराबी को पकड़ने के बाद उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये पोस्टर में लिख करके उसके घर में चिपका दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा पूजा पर शहरों में शांति बनाए रखने के लिए बिहार के पटना, भागलपुर, गया समेत 5 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के पटना, भागलपुर, गया, नवादा और सिवान में पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियों की तैनाती की गई है। ये तैनाती शहर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा लॉन्च की है। 4G की तुलना में 5G इंटरनेट की रफ्तार 10 गुना तेज होगी। इससे डाटा ट्रांसफर की अधिकतम गति 20 GB प्रति सेकंड होगी। हालांकि देश में भले ही 5G सेवा लॉन्च की गई हो, लेकिन बिहार और पटना को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जहाँ पटना को कुछ भी नहीं मिला है। इस वजह से फिलहाल बिहार के लोगों को 2G से 4G तक की सेवा का ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल पहले चरण में 5G नेटवर्क को देश के 13 शहरों में लॉन्च किया गया है और 2 से 3 साल में 5G नेटवर्क पूरे भारत में काम करने लगेगा। ऐसे में बिहार में इस सेवा के शुरू होने के लिए अगले कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि पटना में भी फिलहाल 5G की सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी और अगले कुछ महीनों में यहाँ ये सुविधा शुरू हो सकती है। ऐसे में बिहारी वासियों को फिलहाल 5G के लिए लंबा इंतजार करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि 1 दशक पहले तक बेटियां घर से निकलती नहीं थी। सरकार और जिला प्रशासन की ठोस रणनीति के कारण नक्सलियों पर अंकुश लगा है। इस कारण घर की चौखट लांग करके बेटियों ने स्कूलों तक पहुंचना शुरू किया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के बच्चे भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूक हुए हैं। जब बेटियों की इस भूमिका ने समाज के स्वरूप को ही बदल दिया है। वर्तमान समय में भागलपुर जिला के बेलहर की बेटियां देश के अलग अलग हिस्सों में परचम लहरा रही है। बात करें भागलपुर जिला के सड़सड़ा गांव की, तो फिर यहाँ की 2 बहनें बिहार पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है, कार्यरत है। एक बहन ने अभी हाल ही में दारोगा परीक्षा में बाजी मार ली है। दारोगा बनते ही दोनों बहनों की चर्चा सभी चौक चौराहों पर सुनने को मिलती है। किसान इंद्रदेव कुमार शाह एवं अंजनी साहू की पुत्री अन्नू रानी और निशा रानी सिपाही है। अन्नू रानी का अब दारोगा में चयन हो गया है। दोनों बहनें नारी सशक्तिकरण की मिसाल और लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। दोस्तों बात करते हैं कि ज्ञान कोटि का भंडार के रूप में मशहूर हुए कौन बनेगा करोड़पति टीवी सीरीज के लिए नवादा शहर के युवा रजत शर्मा का चयन हुआ है। उन्हें फास्टेस्ट फिंगर फास्ट प्लेयर के रूप में चयनित किया गया है। इस चयन से रजत और उनके पूरे परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। न्यू एरिया गरपर निवासी उमेश शर्मा के पुत्र रजत शर्मा के लिए ये उपलब्धि किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर के उन्हें अति प्रसन्नता होगी। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट प्लेयर गेम को जीत करके ये केबीसी के हॉट सीट पर भी बैठ सकते हैं। करीब 1 सप्ताह पहले ही केबीसी के लिए रजत का चयन हुआ है। वे केबीसी के हर एक एपिसोड को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। उनका पूरा परिवार भी इस सीरियल को बड़े चाव से देखते हैं। रजत ने बताया है कि अपने मोबाइल पर सोनी लाइव एप्लीकेशन लोड करके रखी है। इसी के जरिए वे केबीसी की हर एक एपिसोड को देखते हैं, लेकिन अब वे खुद केबीसी में जाकर के खेलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून अब भारत से लौट रहा है। जब बिहार उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से भी मानसून आमतौर पर सितंबर तक लौट जाता है, लेकिन इस बार बिहार में मानसून का प्रभाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस हफ्ते के लिए जारी पूर्वानुमान ऐसा ही कहता है। भारतीय मौसम पूर्वानुमान विभाग के पटना केंद्र ने बताया है कि आज 2 अक्टूबर को बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में तेज हवाएं चलने और फिर बिजली चमकने, वज्रपात और हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं कल यानी कि 3 अक्टूबर से मौसम और बिगड़ सकता है। पहले बताए गए जिलों के साथ ही बेगूसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भी तेज हवाएं चलने, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर 4 अक्टूबर को बिहार में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 5 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश के आसार हैं। आपको बता दूं कि दशहरा मेला भी इसी दौरान लगना है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्टूबर 2022 महीने की शुरुआत कल से ही हो गई है। ये नया महीना अक्टूबर अपने साथ तमाम छुट्टियां भी लेकर के आया है। आपको बता दूं कि इस महीने में नवरात्रि, दशहरा से लेकर के दीपावली तक तमाम त्यौहार हैं। ऐसे में छुट्टियां होना तो तय है, लाजमी है। अक्टूबर में छुट्टियों के चलते बैंकों में कई दिनों तक अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगा। इस महीने बैंक से जुड़ा
कोई भी ज़रूरी काम निपटाना हो तो फिर एक बार आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत में ही लगातार 9 दिनों तक बैंकों में छुट्टी रहेगा और फिर पूरे अक्टूबर में 21 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा। अक्टूबर का महीना हर बार अपने साथ त्योहारों की झड़ी लेकर के आता है। अक्टूबर 2022 में बैंक हॉलिडे की भी भरमार देखने को मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की अक्टूबर हॉलिडे कैलेंडर को देखें तो इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली समेत कई मौके पर बैंकों में ताला लटका रहेगा। गांधी जयंती के दिन भी यानी कि आज भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा और आज के दिन रविवार का साप्ताहिक छुट्टी तो रहता ही है। ऐसे में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि बैंक से जुड़े काम निपटाने के लिए घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट एक बार जरूर देख लें। इसके अलावा बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं सभी दिन चालू रहेगी, जहां अवकाश के दिनों में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब बैंकिंग अवकाश अलग अलग राज्यों में होने वाले अन्य आयोजनों पर भी निर्भर करते हैं। त्योहारी सीजन में भले ही बैंकों के ब्रांच बंद रहें, लेकिन इस दौरान आप अपने बैंकिंग से जुड़े हुए काम ऑनलाइन मोड में पूरे कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस सभी दिन उपलब्ध रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। विवाहिता के भाई ने थाने में आवेदन देकर के पति समेत ससुराल वालों पर हत्या करके शव को गायब कर देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्ध थाना क्षेत्र में स्थित सोनबरसा पंचायत की मारवाड़ी टोला की है। नव विवाहिता का मायका बेतिया के मझोलिया थाना क्षेत्र के सेनुवरिया में है। जब विवाहिता के भाई राजू सहनी ने थाने में आवेदन देकर के बताया है कि उसकी बहन निभा कुमारी की शादी हरसिद्ध के रहने वाले प्रदीप कुमार के साथ बीती 24 जून को हुई थी। यह शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही निभा के पति और ससुराल वाले 5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे, जिस कारण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा। पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी उसके बहनवी ने उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की, जिसकी जानकारी उसके बहन ने फोन करके दी थी। लेकिन 25 सितंबर को शाम 5 बजे बहन से मिलने के लिए राजू सहनी जब उसके गांव पहुंचा तो फिर वह घर पर नहीं थी। इसको लेकर पूछे जाने पर बहनवी और उनके माता पिता कई तरह के बहाने बनाते रहे। इस दौरान उसकी बहन के बारे में कुछ पता नहीं चला। राजू सहनी ने अंदेशा जाहिर कर लिया है कि उसकी बहन को गायब कर दिया गया है और उसकी जान ले ली गई है, जिसके बाद थाने में आवेदन दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कल देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन था। जहां उनका जन्मदिन कल के ही दिन यानी कि 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नज़दीक फर्रोख में हुआ था। जब देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्र जीवन में ही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य किया है। उन्होंने अपने 12 वर्षीय संसदीय कार्यकाल में शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों को उठाया और उन पर काम किया। उनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वह वकील रहने के दौरान गरीब दलितों के लिए फ्री में कानूनी लड़ाई लड़े थे। आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की मदद का सिलसिला महामहिम बनने के बाद भी कम नहीं हुआ। जब वे राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे तब भी प्रत्येक पिछड़े तबके पर नजर रखते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की पुलिस पंखा चोरी करती है। जी हां, आपको यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगा होगा, लेकिन ये 100% सच है कि बिहार की पुलिस पंखा चोर है। जी हां, पुलिस की पंखा चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फजीहत हुई तो फिर पुलिस को पंखा वापस करना पड़ा। मामला बिहार के नवगछिया पुलिस जिला की है, जहां चोरों को पकड़ने वाली पुलिस खुद चोर निकली। नवगछिया पुलिस पर पंखा चोर का आरोप लगा जब पंखा ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। मामला नवगछिया पुलिस जिले के डोलबज्जा थाना की है, जहां पुलिस बाजार में गश्त कर रही थी। इसी बीच नजर सुबोध चौधरी के घर के सामने रखे टेबल फैन पर पड़ी। जब पुलिस ने गश्ती वैन को रोड पर लगा करके पंखे को गाड़ी में रख करके चलते बने। जब सुबोध चौधरी सुबह देखा कि पंखा नहीं है तो फिर अगल बगल पूछा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे पर पता चला है कि पुलिस ही पंखा उठा करके ले गई है। जब पंखा वापस करने को जब सुबोध थाना पहुंचे तो फिर पुलिस वालों ने कहा है कि हम लोग कोई पंखा उठा करके नहीं लाए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ढोलबच्चा पुलिस ने सुबोध चौधरी को पंखा वापस कर दिया। इस घटना के संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत सरोज ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसका पंखा था उसे दे दिया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद यह कहना गुरेज नहीं होगा कि बिहार पुलिस चोर है। जी हाँ, बिहार पुलिस पंखा चोर है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर बिहार आने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। सीमांचल मिथिलांचल आने पर दूसरे राज्यों के यहां रह रहे लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने की चिंता सता रहे हैं। कारण यह है कि मुसाफिरों को ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रही है। जब प्रीमियम ट्रेनें जैसे राजधानी शताब्दी में रिजर्वेशन लिस्ट रिग्रेड हो गई है तो फिर कई सुपरफास्ट ट्रेनों की हालात यह है कि 300 से अधिक तक वेटिंग लिस्ट देख करके लोग हताश हो जा रहे हैं। यात्री तत्काल कोटे से टिकट बुक करने में जुटे हुए हैं, मगर यहाँ भी आवाजाही मची हुई है। ऐसी स्थिति में सीमांचल मिथिलांचल के निवासी और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत देश के अन्य महानगरों में रहने वाले लोग दशहरे पर्व पर अपने परिवार के पास पहुंच पाएंगे या नहीं, इसे लेकर के चिंतित है। बिहार के रेलवे स्टेशनों में भीड़ उमड़ पड़ी है। तत्काल टिकट की स्थिति यह है कि सहयोग से अगर पहले नंबर में खड़े व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो फिर ये भाग्यशाली कहे जा रहे हैं। इसके बाद कतार में खड़े अन्य लोग निराश होकर के वापस घर लौट रहे हैं। खबर के अनुसार जिन लोगों ने दूसरे राज्यों से यहां आने के लिए तो टिकट करवा करके रखा है, उन्हें अभी से ही लौटने की चिंता सता रही है। अपने परिवार वालों को मोबाइल फोन से किसी भी तरह वापसी टिकट का जुगाड़ करने को कहा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में दवाओं के जरिए शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार एक डॉक्टर गुरुवार देर रात पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुभाई गांव में आबकारी विभाग ने छापेमारी करके सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया था, जिसके पास दवाओं का जखीरा था और उस दवा से वह शराब बनाने का काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल वह शराब बनाने में कर रहा था। 2 दर्जन आबकारी अधिकारियों और फिर स्थानीय पुलिस उसे पकड़ करके सदर थाने में ले आई थी। वहाँ उन्होंने स्थानीय मीडिया को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें बताया गया है कि कैसे वे शराब बनाने के लिए रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। वैशाली के आबकारी अधीक्षक शेखर दुबे ने कहा कि थाने में आरोपी को हाथ बांध करके बैठाया गया था, लेकिन वे किसी तरह थाने से भागने में सफल रहा और अंधेरे में गायब हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में फिलहाल महामारी मंदी के साथ साथ एक और बहस शुरू हो गई है, जब वह भारत में चावल के घट्टे उत्पादन का दुनिया भर पर असर। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में कहा है कि भारत में चावल का घट्टा उत्पादन दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकता है। जहां महामारी के बाद कमोडिटी कीमतों में आई तेजी के बीच सिर्फ चावल ही था जिसकी कीमत नियंत्रण में थी। हालांकि अब स्थितियां बदल रही है। भारत में धान के घट्टे रकबे के बीच भारत सरकार के घरेलू उपलब्धता बनाए रखने पर जोर से चावल की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इन बदले हुए समीकरण में ये भी आशंका बन गई है कि दुनिया भर में चावल की कीमतों में उछाल से भारत में भी कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूलों में फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग करके चर्चा में आई बिहार की लड़की को अब पेन हेल्थ केयर कंपनी बड़ी सौगात दी है। यह कंपनी ने लड़की की बात का समर्थन करते हुए ऐलान कर दिया है कि वे कंपनी के खर्च पर लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च भी कंपनी वहन करेगी। ये खर्च उसके परिवार वालों की मदद से दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि जमाना तेजी से बदल रहा है, लेकिन आज भी महिलाओं के मासिक धर्म को टेबू समझा जा रहा है। इसलिए आज ज़रूरत है कि खुद लड़कियां आगे बढ़ करके इस मुद्दे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाएं। यह कंपनी ने कहा है कि अब इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और बहस की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दुर्गा पूजा, दशहरा और नगर निकाय चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने की आशंका है। खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस चौकस हो गई है। विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक त्योहार और चुनाव के बीच बिहार में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और फिर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि ये सामान्य अलर्ट है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में दुर्गा पूजा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। जब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अलावा दंगा निरोधक बल और महिला बटालियन की 1880 कर्मियों की भी तैनाती रहेगी। जब वहीं 5 जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स और सशस्त्र सीमा बल की एक कंपनी की तैनाती की गई है। जब प्रशिक्षु पुलिस अफसरों को भी दुर्गा पूजा पर फील्ड में उतारा गया है। वे 1 से 5 अक्टूबर तक जिलों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पर रहेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जल्द ही बिहार की कमान सौंप करके नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में जाने और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के साथ सहमति बन जाने की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेताओं के दावे पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार किसी भी समझौते का पालन नहीं करेंगे और वे एक बार फिर धोखा देंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू भाजपा मांझी जनादेश को धोखा देने वाले नीतीश किसी कीमत पर तेजस्वी को बिहार की सत्ता नहीं सौंपेंगे या फिर एक बार लालू को धोखा देंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री को लेकर के किसी गलतफहमी में ना रहें। नीतीश कुमार ने आज तक किसी भी समझौते का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को भी ये मालूम है कि वे कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसीलिए किसी डीड के नाम पर तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंपने की गलती नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि पार्टी के कहने पर वे लाहौर में भी चुनाव लड़ने जा सकते हैं। 2024 में चुनाव लड़ने के सवाल पर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर पार्टी कह दे कि आप लाहौर से चुनाव जीत करके आइए तो फिर मैं चला जाऊंगा चुनाव लड़ने के लिए लाहौर, पाकिस्तान। आपको बता दूं कि लाहौर पाकिस्तान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने और फिर अपनी पसंदीदा सीट के सवाल पर बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया है कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आप पाकिस्तान के लाहौर जाओ और वहां जीत करके आओ तो फिर मैं वहां जाऊंगा और वहां से जीत करके आऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान शामिल हो जाए भारत में, वे सरेंडर कर दे, ऐसे में पार्टी मुझे जहां कहेगी वहां मैं चुनाव लड़ूंगा। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पार्टी ने मुझे कहा था कि आप किशनगंज आओ तो मैं किशनगंज गया और वहां से जीत करके आया, लेकिन आज तक भाजपा की तरफ से वहां से कोई भी जीत करके नहीं आया है। हम ही जीते हैं ना। अभी तो मैं पिछले दरवाजे वाला हूँ, जब एमएलसी हूँ नीतीश जी की तरह। जब नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर हम भी नहीं लड़ें। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा तो फिर बेवकूफ़ कहलाऊंगा। सीमांचल के क्षेत्र में भाजपा का चेहरा होने के सवाल पर पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब मैंने उद्योग मंत्री के तौर पर काम शुरू किया तो फिर पूरे बिहार को एक नज़र से देखा। भागलपुर में टेक्सटाइल कॉलेज, सीमेंट कॉलेज, बुनकर का काम शुरू किया। वही किशनगंज में लेदर पार्क बनाने का ऐलान किया, जिसे बिहार सरकार अभी भी ऑन रखे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल यात्रा के बाद बिहार में तेज हुई सियासी संग्राम थमा भी नहीं था कि अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मात्र 17 दिन के अंदर वे अमित शाह का दूसरा ये दौरा होगा। सीमांचल यात्रा के दौरान ही अमित शाह ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं हर माह बिहार का दौरा करूंगा। उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक पंडित ये कयास लगाने लगे थे कि अमित शाह अब मिशन बिहार में पूरी तरीके से जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह के इस दौरे से जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है तो फिर वहीं जदयू और आरजेडी के सीनियर नेता मंथन में जुट गए हैं। अमित शाह 17 दिनों बाद 11 अक्टूबर को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जेपी की जन्मस्थली सीता बदियारा में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे से बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज होने की उम्मीद है। अपने सीमांचल दौरे के क्रम में अमित शाह ने नीतीश लालू की दोस्ती पर जमकर के तंज कसा था। यह केंद्रीय गृह मंत्री अपने सीमांचल दौरे के समय लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के से बचकर रहने को कहा था, तो फिर वहीं बिहार की जनता को लालू राबड़ी की 15 सालों के शासनकाल की याद दिलाना भी नहीं भूले थे। इस पर लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल और बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि क्या वे बिहार में किसी को डराने आए थे। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली और छठ पूजा को लेकर के घर आने वाले में एक बार फिर से टिकट बुकिंग की मारामारी नहीं रहेगी। रेलवे ने इसके लिए कई विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, तो फिर कुछ में अतिरिक्त कोच बनाए हुए हैं। इससे बिहार, बंगाल, मुंबई और पूर्वांचल आने जाने वालों को राहत मिलेगी। कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली ट्रेनों में हर दिन 1 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। जब उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय बताते हैं कि जिन रेल मार्गों पर टिकटों की लंबी वेटिंग है, वहां के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का कल जन्मदिन था। ये वो नाम है जो हर बिहारी की जुबान पर तैरता है, चाहे बात शादी की हो या फिर महापर्व छठ की। इनके गीतों के बिना आयोजन अधूरा माना जाता है। इनकी आवाज़ ही माहौल बना देती है। यूँ कहें तो शारदा सिन्हा बिहार के उत्सव से लेकर के पूजा तक में पूरक बन गए हैं, ये कहना कोई हर्ज नहीं होगा। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका भाषाओं में कई सदाबहार गीत गाने वाले इस लोक गायिका को भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।
जहाँ 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। वे संगीत प्रेमी थे। शारदा सिन्हा की बचपन से ही संगीत के प्रति गहरी रुचि रही है। पिता ने उनकी लगन देखकर के भारतीय नृत्य कला केंद्र में प्रवेश दिला दिया। संगीत के साथ उन्होंने स्नातक भी कर ली। उसके बाद राजनीति शास्त्र के प्रधान अध्यापक डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा से उनकी शादी हुई। शारदा सिन्हा ने अलग अलग इंटरव्यू में बताया है कि ससुराल में सभी तो चाहते थे कि शारदा सिन्हा गीत गाए, लेकिन सासू माँ खिलाफ थी। सासू माँ का कहना था कि बहू यहाँ वहाँ गाने के लिए जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोपियों को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जब ओवैसी ने याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है, जो उचित नहीं है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया है कि क्या मामले को पूर्ण विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास 2 आरोपियों शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाई थी। हमले में असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को सशस्त्र जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम और सचिन जब अपने गांव पहुंच गए तो फिर वहां हिंदुत्ववादी संगठनों ने उनका स्वागत किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा आयोजित 67वां प्रीलिम्स एग्जाम शुक्रवार को राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। BPSC अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। बिहार के 1153 एग्जाम सेंटर पर 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। यह एग्जाम दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित किया गया। BPSC अधिकारियों ने कहा है कि 4,75,000 स्टूडेंट दोबारा एग्जाम दिया है। वहीं ऐसे में अब सभी स्टूडेंट को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। पटना के मेदांता हॉस्पिटल में सीएम नीतीश कुमार अपने परिचित का हालचाल जानने पहुंचे थे। जब नीतीश कुमार बाहर निकले तब पत्रकारों ने उनसे जगदानंद सिंह के 2023 में तेजस्वी के सीएम बनने की बात पर सवाल पूछ डाला। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि छोड़िए इन सब बातों को, काहे आप लोग इतना चिंतित कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच हो रहे बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया है। यह उन्होंने आरजेडी नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह का विवाद पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की अभी कोई भी लालसा नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश यह है कि बिहार में विपक्षी ताकतों को रोका जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वे अच्छे काम कर रहे हैं। किसी भी लोगों को इस तरह की बयानबाजी करने से बचनी चाहिए। आपको बता दूं कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना करके दिल्ली मिशन पर काम करेंगे। इसके तुरंत बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह का ये बयान उस पिता के समान है जो अपने बेटे या फिर बेटी की शादी जल्दबाजी करवाना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बिहार के नवादा जिला से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक भाई ने ही अपनी बहन का दुश्मन बन गया और उसकी जान ले ली। वजह सिर्फ यह है कि बहन ने प्रेम विवाह किया था। यह घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र की नेमदारगंज गाँव की है। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुँच गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार चांदनी ने 5 साल पहले गाँव के ही कुंदन कुमार चौधरी से लव मैरिज की थी। चांदनी के घर वाले को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। 28 सितंबर को वह अपने पति के साथ घर आई, जहाँ शुक्रवार की देर रात वह अपने सास के साथ दवा खरीदने बाजार गई हुई थी। इतने में ही उसके भाई कुंदन ने उसे देख लिया और फिर उसे गोली मार दी। मौके पर पहुंचे अकबरपुर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया है कि मामले की जाँच की जा रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून पर ब्रेक लगने के बाद एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 14 जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बिहार में 3 अक्टूबर से बारिश संबंधित गतिविधियों में तेजी आएगी। उत्तर और पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण बिहार में कहीं कहीं पर आज ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 3 महीने बाद फिर से बालू का खनन शुरू हो गया है। पुराने बालू बंदोबस्तधारियों के माध्यम से ही बालू का खनन किया जाएगा। 1 अक्टूबर से बालू खनन को फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि फिलहाल एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा दी गई थी। यह तकरीबन 3.5 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली सरकार इस बार बालू माफियाओं पर पूरी तरीके से नकेल कसने की कोशिश कर रही है। सरकार ने बिहार में इस बार बालू का खनन शुरू करने के साथ ही अवैध खनन, बालू की अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। जब बालू खनन पर सख्ती को लेकर के नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में 3 महीने से बंद बालू खनन को दोबारा आज से शुरू कर दिया जाएगा। पुराने बंदोबस्तधारियों अगले 3 महीने तक बालू घाटों से बालू का खनन कर सकेंगे। उन्हें सरकार ने विस्तार दे दिया है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने पुराने बंदोबस्तधारियों के खनन की अवधि 25 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ये प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया जल संसाधन विभाग के बीच प्रबंध कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए MOU साइन किया गया है। जहां दशकों से बाढ़, सुखाड़ जैसे समस्या से जूझ रहे बिहार में अब योजना तेजी से पूरी होगी। इसी मकसद से बिहार के जल संसाधन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। जल संसाधन विभाग ने IIM बोध गया के साथ MOU किया है। इस MOU के तहत IIM बोध गया विभाग के नवनियुक्त 300 इंजीनियर को बिहार ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में योजनाओं को समय पर पूरा करने, अचानक डैम या फिर तटबंध टूटने जैसे समस्या से निपटने, डैम बनाने वक्त तकनीकी पहलुओं पर गौर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया है कि किसी भी योजना को तय समय से करने से जनता के पैसे की बचत होती है। उनके विभाग का लक्ष्य है कि सभी बड़ी योजनाएं तय समय पर पूरा हो। इस मौके पर संजय झा ने उदाहरण देते हुए बताया है कि बिहार के पहले देश के सबसे बड़े रबर डैम का तैयार किया गया है। डैम को अक्टूबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में नीतीश ने इसे प्रतिपक्ष मेला 2022 से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद 8 अक्टूबर 2022 को ही सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।